हाँ तो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। पार्ट 5 चल रहा है अपना। इसके अंतर्गत अपन प्रवास की परिभाषाएं, प्रवास के पक्ष, प्रवास के प्रकार आदि सब कर चुके हैं। अपना टॉपिक चल रहा था स्थानांतरण के प्रकार, जिसके अंतर्गत अपन 2 प्रकार कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्थानांतरण, जो कि 2 देशों या महाद्वीपों के बीच में होता है, और आज अपन करेंगे अंतर्देशीय प्रवास, जो कि एक ही देश के मध्य होता है। तो ये भी 2 प्रकार का है, अंतर्राज्यीय और स्थानीय प्रवास। अंतर्राज्यीय के अंतर्गत एक ही देश के 2 राज्यों के बीच जो प्रवास होता है वो अंतर्राज्यीय प्रवास, और स्थानीय प्रवास एक ही देश में, एक ही राज्य में जो जनपदों के मध्य या जो अस्थायी रोजगार के लिए जो प्रवास होता है उसको क्या कहते हैं? स्थानीय प्रवास। तो अपन पढ़ते हैं। अंतर्राज्यीय प्रवास, एक ही देश में एक राज्य से दूसरे राज्य में जो प्रवास होता है उसको क्या कहते हैं? अंतर्राज्यीय प्रवास। इसके उदाहरण आपके अगर आए तो आप बता सकते हैं। जैसे भारत में अपन देखें तो यूपी और हरियाणा के जो लोग हैं वो अपने पड़ोस के राज्य में, जैसे दिल्ली में प्रवासित हो गए, या अपन कहीं राजस्थान में जैसे जनसंख्या का अगर दबाव बढ़ता है तो वो लोग कहाँ प्रवासित हो गए, या रोजगार के लिए। सबसे प्रमुख कारण जो प्रवास का होता है वो सबसे प्रमुख कारण होता है रोजगार। तो राजस्थान के लोग कहाँ चले गए? महाराष्ट्र में और गुजरात में। यूएसए में अगर अपन बात करें तो यूएसए के जो पूर्वी तटीय प्रदेश थे, जैसे यूरोप से प्रवास अमेरिका में बहुत ज़्यादा हो गया, तो पूर्वी तटीय जो प्रदेश हैं वो जनसंख्या दबाव वहाँ पे बढ़ गया, वहाँ भी संसाधनों की कमी हो गई। तो पहले क्या हुआ कि संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट भरे, उसके बाद में वहाँ से जब जनसंख्या बढ़ गई तो जो जनसंख्या है वो यूएसए में मध्य में और पश्चिमी तटों तक जाने लग गई। तो ये क्या हुआ? एक तरह का अंतर्राज्यीय प्रवास। इसके उदाहरण आपसे पूछे जाएं तो आप ये उदाहरण बता सकते हो। आगे अपन अगर रूस में देखें तो पूर्वी पश्चिमी रूस है, वहाँ के जो लोग हैं वो साइबेरिया में चले गए, जहाँ पे बड़े बड़े कृषि फार्म। तो इस तरह का जो प्रवास है उसके अगर अपन मुख्य कारण देखें तो क्या थे इसके मुख्य कारण? व्यापार, उद्योग, कृषि, जनसंख्या दबाव, खनिज आदि जगहों पे मजदूरी करने के लिए। तो मैंने पहले ही बताया आपको कि ये जो प्रवास है इनके मुख्य कारण रोजगार और जनसंख्या का बढ़ता दबाव। आगे अपन देखें स्थानीय प्रवास, तो एक ही देश के एक ही राज्य के मध्य जो जनपदीय प्रवास है, बहुत कम समय के लिए प्रवास होता है, उसको क्या कहते हैं? स्थानीय प्रवास। इसका अगर आप उदाहरण दें तो आप दे सकते हैं कि मुंबई से हजारों लोग हैं, वो 100 से 200 किलोमीटर की दूरी पर निरंतर प्रवास करते हैं, दैनिक प्रवास करते हैं, अस्थायी प्रवास करते हैं। किसके लिए? रोजगार के लिए, बढ़िया रोजगार के लिए। या आप कह सकते हो इसका एक उदाहरण नगरों से गाँव, गाँव की ओर, और गाँव से नगरों की ओर जो प्रवास है उसको क्या कहते हैं? स्थानीय प्रवास। एक ही जनपद में, एक ही राज्य में। तो मुख्य इसका कारण क्या है? रोजगार। प्रवास के परिणाम, ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इसका। प्रवास के परिणाम पूछे जा सकते हैं, तो आप प्रवास के परिणाम, अगर छोटा क्वेश्चन आता है तो केवल आप टॉपिक लिख दीजिए, और अगर बड़ा क्वेश्चन आता है 3 नंबर का या 4 नंबर का तो आप उसमें क्या बताएंगे? इसका वर्णन करके बताएंगे। तो सबसे पहला जो परिणाम है वो है, सबसे महत्वपूर्ण परिणाम, जनसंख्या संतुलन में फेरबदल। यानी जहाँ से लोग प्रवासित होकर दूसरी जगह पे जा रहे हैं तो वहाँ पे जनसंख्या क्या हो जाएगी? कम। और जहाँ से जहाँ को प्रवास हो रहा है, यानी जहाँ लोग जा रहे हैं जिस जगह पे रहने के लिए, वहाँ पे क्या हो जाएगा? जनसंख्या का दबाव क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो जनसंख्या में संतुलन बिगड़ जाएगा, संसाधनों का जो संतुलन है वो बिगड़ जाएगा। दूसरा, संस्कृति का प्रसार। एक जगह से लोग दूसरी जगह पे जाएंगे तो अपनी संस्कृति, साथ ही अपनी तकनीकी को लेके जाएंगे और वहाँ पे वो उसका उपयोग करेंगे, तो वहाँ पे उसका प्रसार होगा। भाषा, रहन सहन, रीति रिवाजों में बदलाव। एक संस्कृति जब दूसरी संस्कृति के पास जाएगी, उनसे संपर्क में आएगी, तो पहली वाली संस्कृति के जो रीति रिवाज हैं, वहाँ की जो भाषा है, वहाँ का जो रहन सहन है, बोलचाल है, वो बिल्कुल क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। तकनीकी का अगर उपयोग होगा वहाँ पे, बढ़िया तकनीकी का, तो वहाँ के आर्थिक स्तर में क्या हो जाएगा? बिल्कुल बदलाव हो जाएगा, ऊंचा हो जाएगा। बदलाव क्या हो जाएगा? आर्थिक स्तर में, कि आर्थिक स्तर वो बढ़ जाएगा बढ़िया तकनीकी के उपयोग से। इसके साथ ही साथ प्रवास के कारण कुछ समस्याएं भी पैदा होती हैं। सबसे बड़ी समस्या तो जनसंख्या का दबाव, और फिर बेरोजगारी। अब गाँव से शहरों की ओर लोग जा तो रहे हैं, पर ऐसा मुमकिन नहीं है कि 100% जनसंख्या को रोजगार मिले और बढ़िया रोजगार मिले। तो लोग क्या हैं? अधिक मजदूरी कर रहे हैं और कम पारिश्रमिक प्राप्त कर रहे हैं, और उसके लिए बिल्कुल मजबूर है, उनको करना पड़ रहा है काम। तो इससे क्या पैदा हो रहा है? इससे निर्धनता पैदा हो रही है। तो इस तरह से प्रवास के परिणाम आप देख सकते हो।
आगे अपन करेंगे इसमें मानव विकास सूचकांक। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक करेंगे अपन, वो है मानव विकास संकल्पना। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं इसमें से काफ़ी सारे, पढ़ेंगे अपन उनको। सबसे पहले देखिए, मानव विकास संकल्पना, किसका विकास करना है? मानव का। तो विकास का जो केंद्र बिंदु है वो क्या है? मानव। ध्यान रखना उसको। अब विकास क्या है? विकास क्या है? विकास वह प्रक्रिया है जिसमें लोगों के आर्थिक दशा में सुधार, यानी उनको पर्याप्त रोजगार मिले, मानव कल्याण में वृद्धि, उनका जीवन कल्याण हो, अथवा जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि, उनका जीवन है वो गुणवत्तापूर्ण हो, उसकी कोई कीमत हो जीवन की। ऐसी जो प्रक्रिया है या ऐसा जो प्रयास जिस प्रक्रिया के अंतर्गत किया जाता है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विकास। तो आप परिभाषा इसकी याद करेंगे कि विकास क्या है? विकास वह प्रक्रिया है जिसमें लोगों का आर्थिक स्तर सुधारने, लोगों का जीवन कल्याण में वृद्धि करने तथा लोगों के जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहते हैं? विकास। अब गुणवत्ता बढ़ानी है या उनका आर्थिक स्तर सुधारना है या जीवन कल्याण करना है, तो आर्थिक स्तर सुधारना, इसमें तो समझ में आ रहा है कि उनकी आर्थिक दशा, उनको रोजगार अच्छे मिलने चाहिए। अब मानव कल्याण या जीवन की गुणवत्ता के पक्ष कौन से हैं? कौन से ऐसे ऐसे कारक हैं जिनको सुधारने से या जिनमें उन्नति करने से लोगों के जीवन में सुधार होगा, जीवन की गुणवत्ता बढ़ेगी? तो इसके कई पक्ष हैं, जिनमें से आर्थिक, रोजगार का पक्ष हो गया, सामाजिक, यानी एक मनुष्य के चारों तरफ का जो समाज है वो उसको उन्नति देने लायक होना चाहिए, ना कि उसकी अवनति करने वाला। सांस्कृतिक, समाज की या देश की या पूरे दुनिया की ऐसी संस्कृति होनी चाहिए, बोलचाल, रहन सहन, भाषा, रीति रिवाज ऐसे होने चाहिए जो लोगों का जीवन ऊपर उठाते हों, न कि नीचे गिराते हों। राजनीति, लोगों के जीवन में राजनीति का भी बहुत महत्व है। राजनीतिक उथल पुथल लोगों का जीवन उठा भी सकती है और नीचे भी गिरा सकती है। संस्थागत, उसके आसपास की जो संस्थाएं हैं जिनके आसपास मनुष्य रह रहा है, वो उनको ऐसे अवसर प्रदान करने चाहिए जिससे उस मनुष्य का जो जीवन है वो ऊपर उठे। मनोवैज्ञानिक, लोगों का जो मनोवैज्ञानिक स्तर है वो काफ़ी ऊंचा होना चाहिए। ये नहीं कि हम किसी भी दूसरे मनुष्य को भेदभाव या ऊंच नीच की दृष्टि से देखें, उससे क्या होगा? उस मनुष्य का जीवन स्तर क्या हो जाएगा? नीचे हो जाएगा। अगर उसको अपन काफ़ी अवसर दें तो भी वो ऊपर नहीं उठ पाता है। तो मनोवैज्ञानिक स्तर है वो मनुष्य को काफ़ी ऊपर होना चाहिए। पारिवारिक, परिवार मनुष्य का बहुत इंपॉर्टेंट है। परिवार में उसको सबलता प्रदान होती है, उसको जो प्रयास किए जा रहे हैं उनमें उसको काफ़ी सबलता प्रदान की जाती है परिवार द्वारा। नैतिकता, मनुष्य में ऐसे गुण होने चाहिए जो सभी लोगों के साथ नैतिक, यानी सभी लोगों का सम्मान करें, उनका आदर करें, उनके विचारों को समझें, उनको अपनाएं। तो वो क्या, किसके अंतर्गत आते हैं? नैतिकता पक्ष के अंतर्गत। तो विकास जो है वो इन पक्षों के अंतर्गत अगर होता है, ये सभी पक्ष अगर साथ में लेके चलें तब उसको क्या कहेंगे? विकास। पहले क्या किया जाता था? अब ये जो विकास की परिभाषा है ये कब आई, कैसे आई? पहले क्या होता था कि विकास को केवल आर्थिक दृष्टि से ही जाना जाता था, यानी ऐसा माना जाता था कि जो अर्थव्यवस्था जितनी अधिक उन्नत है वहाँ के लोगों का जीवन स्तर उतना ही ऊंचा होगा। परंतु ये जो केवल आर्थिक वृद्धि वाली बात है, अर्थव्यवस्था वाली बात है, इससे कई मनुष्यों का जीवन स्तर का कोई संबंध नहीं था। कैसे कि आपकी अर्थव्यवस्था काफ़ी ऊंची है पर जो जनसाधारण लोग हैं वो अपराध में धंसे हुए हैं, उनका समाज अच्छा नहीं है, उनमें नैतिक गुण नहीं है, उनकी जो राजनीतिक उनको कोई भी लाभ प्राप्त नहीं हो रहा। तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि केवल आर्थिक दृष्टि या केवल अर्थव्यवस्था ऊंची होने से हर मनुष्य का कल्याण हो जाएगा? तो क्या हुआ कि प्रसिद्ध अर्थशास्त्री महबूब उल हक और प्रोफेसर अमर्त्य सेन, ध्यान दीजिएगा, महबूब उल हक और प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने एक संकल्पना दी जिसको क्या कहते हैं? मानव विकास संकल्पना। क्या कहते हैं? मानव विकास संकल्पना। और उस संकल्पना के अंतर्गत क्या बताया गया कि मानव विकास क्या है? मानव विकास है जीवन में सुधार लाने के विकल्पों में
वृद्धि, यानी केवल आर्थिक नहीं, केवल आर्थिक वृद्धि ही नहीं, ये जो पक्ष अपन पढ़ रहे हैं ये सारे पक्ष मिला के जीवन में गुणवत्ता में मनुष्य जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि करें, यानी उसके जीवन में सुधार लाने के विकल्पों में वृद्धि बताएगी। किसके द्वारा? मानव विकास संकल्पना के द्वारा। और ये किसने दी थी? अमर्त्य सेन और महबूब उल हक ने। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आता है ये भी। तो ये अपने आ गई ना वापस परिभाषा विकास वाली। अब एक ऐसा पैमाना होना चाहिए जिससे पता चले कि लोग विकास कर रहे हैं या देश विकास कर रहा है, ये एक राष्ट्र विकास कर रहा है, इसका कोई एक फिक्स पैमाना होना चाहिए। तो फिर एक सूचकांक आया जिसको कहते हैं मानव विकास सूचकांक, यानी कुछ नंबर होते हैं जो एक देश की प्रगति, जिस देश में इन सभी पक्षों के आधार पर विकास का मापन किया जाता है, और उस सूचकांक के जो मान होते हैं वो क्या होते हैं? 0 से 1 के मध्य, यानी अगर 1 है तो वो देश काफ़ी बहुत ज़्यादा विकसित है, और अगर 0 के लगभग उसको सूचकांक अगर दिए जा रहे हैं तो वो विकास है वो बिल्कुल भी विकसित, वो देश है वो बिल्कुल भी विकसित नहीं है, वहाँ पे बिल्कुल भी विकास नहीं हो रहा। तो ये विकास सूचकांक जारी कौन करता है? आप और मैं तो नहीं कर सकते, एक ऐसी संस्था है जो ये सूचकांक जारी करती है, प्रत्येक देश को देती है। उस संस्था का नाम क्या है? UNDP। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में। UNDP, इसका पूरा नाम पूछा जा सकता है। UNDP का पूरा नाम क्या है? संयुक्त राष्ट्र विकास परिषद। फिर इसमें पूछा जा सकता है किसने अपनी प्रथम रिपोर्ट कब जारी करी या कब प्रकाशित की, तब इसमें आंसर आएगा 1990। यानी UNDP मानव विकास सूचकांक जारी करता है और इसने अपना प्रथम प्रकाशन कब किया? सन 1990 में। तो मानव विकास सूचकांक क्या करता है? मानव विकास सूचकांक है वो देशों को अलग अलग सूचकांक प्रदान करता है उनको उनकी प्रगति के आधार पर। तो मानव विकास सूचकांक के जो प्रतिवेदन हैं उनके अनुसार अगर अपन मानव विकास की परिभाषा देखें, पहले अपन पढ़ भी चुके हैं, तो उस प्रतिवेदन के अनुसार क्या है परिभाषा? कि लोगों का जीवन विकल्पों में परिवर्तन की प्रक्रिया और जन कल्याण के स्तर को ऊपर उठाना ही क्या है? मानव विकास। यानी मनुष्यों के जीवन जीने के विकल्प खूब सारे बनाने और उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाना, ये दोनों मिला के क्या है? मानव विकास। अब ये जो UNDP जो मानव विकास सूचकांक जारी करता है उस आधार पर लगभग 186 देशों की एक रिपोर्ट बनाई गई है, उसको पढ़ेंगे अपन। ये रिपोर्ट है 2013 की। इसके अनुसार इन 186 देशों को अलग अलग सूचकांक जारी हुए हैं। तो इनको 3 श्रेणियों में बांट के अपन देखते हैं। तो पहली श्रेणी जो है वो उच्च मानव विकास श्रेणी, जिसके अंतर्गत कितने देश आते हैं? 94 देश। ये क्वेश्चन कई बार आते भी हैं कि उच्च मानव विकास श्रेणी में कितने देश शामिल हैं, या मध्यम मानव विकास श्रेणी में कितने देश शामिल हैं, या निम्न मानव विकास श्रेणी में कितने देश शामिल हैं। तो उच्च मानव विकास श्रेणी में कितने देश शामिल हैं? 94। और इनका सूचकांक क्या होता है? 0.71 से ऊपर। और इसके अंतर्गत जो देश आते हैं, कई बार ये भी पूछा जाता है कि उच्च मानव विकास श्रेणी में आने वाले कोई 5 देशों के नाम बताइए। तो ये भी आपको याद करने हैं, सारे इंपॉर्टेंट हैं। नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, USA, नीदरलैंड, जर्मनी, जापान, संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर, कोरिया, चिली आदि। दूसरा मध्यम मानव विकास श्रेणी, इसमें जो सूचकांक हैं वो है 0.5 से 0.7 के बीच में। और इसके अंतर्गत जो देश आते हैं 186 में से कितने देश आते हैं? 47 देश। और उन देशों में कईयों के नाम आपको याद करने हैं, जैसे चीन, थाईलैंड, मंगोलिया, फिलीपींस, भारत, पाकिस्तान, इंडोनेशिया यानी दक्षिण पूर्वी एशिया। ये हो गया मध्यम मानव विकास श्रेणी। फिर तीसरा है निम्न मानव विकास श्रेणी, यानी जो बिल्कुल भी विकसित नहीं है जो देश, उनका जो सूचकांक वो है 0.5 से भी बिल्कुल कम। और इसके अंतर्गत बचे हुए कितने देश आएंगे? 45 देश। तो इनमें आप नाम याद रख लेना, कांगो, चाड, सूडान, माली जो अफ्रीकन देश हैं, रवांडा, इथियोपिया, अफगानिस्तान, नाइजर, म्यांमार, नेपाल आदि ये जो देश हैं वो किस श्रेणी में आते हैं? निम्न मानव विकास श्रेणी में। अगर अपन भारत के नज़रिए से देखें
तो ये जो मानव विकास श्रेणी है जिसमें 186 देश हैं, इनमें भारत का कौन सा स्थान है? 138वां। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का मानव विकास जो सूचकांक है या श्रेणी है उनमें कौन सा स्थान है? 138वां। और अगर अपन भारत के राज्यों की बात करें तो भारत के राज्यों में अगर उच्च श्रेणी के मानव विकास देखा जाए तो वो कहाँ है? सबसे ऊपर आता है केरल। केरल की साक्षरता दर बहुत अधिक है, वहाँ पे लगभग 100% साक्षरता दर है, जो कि उसको किसमें स्थान दिला रही है? उच्च मानव विकास श्रेणी में। फिर आप देख लीजिए दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, गोवा आदि सब उच्च श्रेणी के राज्य हैं। और अगर निम्न श्रेणी के राज्य देखे जाएं भारत में तो वो हैं बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। तो इस तरह से ये अपना टॉपिक कंप्लीट हो गया, मानव विकास सूचकांक। अपना 5वां पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट ज़रूर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और इसके बाद में अपन करेंगे पार्ट 18 कृषि।